अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टॉपिक है जी शेख हसीना। और क्योंकि कोर्ट ने जो है फैसला सुना दिया बांग्लादेश में और बांग्लादेश क्राइसिस, आज ये लोगों की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली सकलानी बाल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी ठहराया गया है। International Crimes Tribunal has found deposed Prime Minister Sheikh Hasina guilty of crimes against humanity. Bangladesh court has pronounced the death sentence to ousted Prime Minister Sheikh Hasina. A special tribunal has found the deposed Prime Minister Sheikh Hasina guilty of crimes against humanity, and she's been sentenced to death. इस पूरे मामले के तार बांग्लादेश में कुछ महीनों पहले हुए वायलेंट आंदोलन से जुड़ते हैं। इसके लिए आपको कुछ महीनों पहले के उन इवेंट्स की याद दिलाता हूं दोस्तों, जहां से ये सारी बातें शुरू हुई थी। वीडियो के एंड तक आपको मालूम पड़ेगा कि ये भारत के लिए कैसी गहरी साजिश है। तो दोस्तों, ये बात है जून 2024 की, जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 30% कोटा को फिर से लागू किया था। अब ये 30% कोटा क्या था जिस पर इतना बवाल हुआ? देखो, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए 30% कोटा प्रणाली एक काफी कंट्रोवर्शियल रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसको 1971 के इंडिपेंडेंट वॉर में भाग लेने वाले मुक्तिदाताओं यानी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और बाकी स्पेशल कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया था। इस कोटा सिस्टम के तहत पूरी सरकारी नौकरियों में 30% पद सिर्फ उनके लिए रिजर्व होकर रखे गए थे। अब इस रिजर्व कोटे में उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे या पोते शामिल थे। इस 30% के अलावा 10% कोटा उन महिलाओं के लिए था जिन्हें संग्राम के दौरान यौन हिंसा झेलनी पड़ी थी, उनके लिए ये सीट्स रिजर्व थी। इसके अलावा 40% कोटा अंडर डेवलप्ड जिलों के लोगों के लिए रिजर्व थी। वहीं बाकी की 20% नौकरियां मेरिट के आधार पर उपलब्ध थी। इस सिस्टम को ऐतिहासिक रूप से पीड़ित समुदायों को सशक्त बनाने और सरकारी नौकरी में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। अब देखो, इस सिस्टम ने विवाद तब पकड़ा जब इसको लेकर स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया, जिसके बाद ये उग्र हो गया। कई छात्र और युवा वर्ग इस कोटा सिस्टम से असंतुष्ट थे। उनके हिसाब से इस तरीके से मेरिट बेस्ड भर्ती प्रभावित होती थी। पूरे देश के टोटल सरकारी कोटे का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व्ड कैटेगरी को चला जाता था। अब साल 2018 में बांग्लादेश की तब की सरकार ने इस रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। इसके बाद इसे लेकर विपक्ष और अदालत में कई कानूनी संघर्ष हुए। धीरे धीरे इस कोटा की बहाली की मांग बढ़ी, जिससे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल करने का आदेश जारी किया। ठीक इसी के बाद से स्टूडेंट्स का रेवोल्यूशन और ज्यादा बढ़ गया। साल था 2024, जिस साल में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा को कुछ हद तक सीमित करते हुए मेरिट आधारित भर्ती को 93% तक बढ़ा दिया। अब मात्र 5% मुक्ति संग्राम योद्धाओं के लिए कोटा था और उनके परिवारों के लिए, 1% अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और 1% थर्ड जेंडर और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित था। पूरा बवाल इसी 30% कोटे को पकड़कर हुआ है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाने के पीछे कई सारे लॉजिक दिए गए हैं। वहां की अदालत ने पाया कि शेख हसीना ने इस क्रांतिकारी आंदोलन को ब्रूटैलिटी से एड्रेस किया। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल का उन्होंने आदेश दिया। उनके आदेशों के कारण हजारों लोग मारे गए। सोचिए, इस मामले में वो मुकदमा चलाने वाली अदालत में थी भी नहीं, क्योंकि इस आंदोलन के उग्र होने के बाद से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत भागना पड़ा। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग फिलहाल वहां के चुनावों को नहीं लड़ सकती, प्रतिबंधित है और देश में भारी अनरेस्ट है इनके खिलाफ। इस हिंसा में लगभग 1400 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 25,000 घायल हुए। अब इसके पीछे कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चलती हैं। इनमें से सबसे पॉपुलर है CIA की खुफिया जानकारी, जिसके बाद से बांग्लादेश की सरकार को गिराने की तैयारी शुरू हो गई। और इसके पीछे थे 5 बड़े कारण। पहला कारण यह बताया जाता है कि शेख हसीना ने अमेरिकी सेना के लिए बांग्लादेश में मिलिट्री बेस देने से मना कर दिया। इसमें सबसे खास था सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसको लेने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया था। इसको लेकर अब बताया जाता है कि अमेरिका इस बेस के जरिए चाइना को घेरे में लेने की स्ट्रैटेजी बना रहा था, लेकिन शेख हसीना ने इसे एक्सेप्ट न करते हुए इसे नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ माना। यह भारत के लिए भी जरूरी चीज थी, क्योंकि भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन ये नहीं चाहता कि उसके बगल में आके अमेरिका बैठ जाए। दूसरा कारण यह था कि शेख हसीना यूएस की, अमेरिका की ओर से बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप को नकारती थी और अमेरिका को उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल मानती थी। उनके हिसाब से अमेरिका ने 1975 में उस खूनी कूप में भूमिका निभाई थी जो उनके पिता की हत्या का कारण बना। ये उस गहरे
अविश्वास की वजह बनी थी। वो बिल्कुल भी अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करती थी। तीसरा कारण, साउथ एशियन इलाके की वो लड़ाई जिसे अमेरिका ने अपनी नाक की लड़ाई माना है। अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश उसकी फॉरेन पॉलिसी के साथ खड़ा रहे। खासकर चाइना के बढ़ते प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए उसे बांग्लादेश की जरूरत थी। किसे? अमेरिका को। शेख हसीना की सरकार जो भारत के करीब थी, अमेरिका के साउथ एशियन रणनीति के लिए कभी कभी वो परेशानी बनती थी। यही कारण है तब अमेरिका ने उन नेताओं का समर्थन किया जो कि अमेरिकन पॉलिसी के हिसाब से चलते थे। चौथा कारण, बांग्लादेश के कुछ पूर्व मंत्रियों और ऑफिसर्स का, अधिकारियों का दावा है कि सीआईए ने सेना के मुख्य अधिकारियों के माध्यम से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ने की योजना बनाई थी। सेना के नेता वाकरुज्जमान को सीआईए एजेंट बताया गया जिसने कथित तौर पर एक इंटेलिजेंस सपोर्ट देकर सरकार को गिराने में हेल्प की थी। पांचवां कारण, अमेरिका और सीआईए ने बॉयकॉटेड पॉलिटिकल पार्टीज और अल्पसंख्यक समूहों को समर्थन देकर शेख हसीना के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश की थी। ये सारी विपक्षी ताकतें शेख हसीना के सत्ताधारी आवामी लीग के खिलाफ थी, जिनका पर्पस था सत्ता परिवर्तन। दोस्तों यही वजह थी जिसके पीछे अमेरिकन ताकतें लगी हुई थी। इस कॉन्स्पिरेसी थियरी के हिसाब से शेख हसीना को हटाना अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके बाद जो खेल शुरू हुआ वो भारत के लिए बहुत खतरनाक था। दरअसल अभी बांग्लादेश में चुनाव होने वाले थे, उसे ठीक पहले शेख हसीना को ऐसी सजा दे देना यह बताता है कि कुछ ताकतें बांग्लादेश को पूरी तरह से कंट्रोल में कर चुकी हैं। बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल ने कहा है कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकरुज्जमान सीआईए के एजेंट थे और उन्होंने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक साजिश रची थी। इस कथित साजिश में सीआईए ने इस सेना प्रमुख के माध्यम से इंटरफेयर किया जो शेख हसीना के रिश्तेदार भी थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सीआईए और कुछ विदेशी शक्तियां साउथ एशियन देशों में ताकतवर पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव है। इसी साजिश का एक हिस्सा भारत को बांग्लादेश के जरिए इनस्टेबल करने के लिए, अस्थिर करने के लिए भी एक्टिव है, काम कर रहा है। शेख हसीना भारत के अंदर अब दोबारा से ये बोलना शुरू कर चुकी हैं कि वो बांग्लादेश में वापसी करेंगी। हालांकि उनकी राजनीतिक पार्टी को बांग्लादेश में बैन कर दिया है, मगर जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हैं वो ये बताते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का भी फ्रंट ओपन हो चुका है। ये भारत के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहीं से वो 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक भी खतरे में है। भारत की सरकार ने इसी सोच के साथ इस इलाके में रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क को बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी और दूरसंचार को भी बढ़ाया है। फिर भी इस तरह की साजिश को बेनकाब ही नहीं करना बल्कि इस पर एक ठोस कार्रवाई करना भी जरूरी है। सूत्रों की माने तो भारत की खुफिया एजेंसियों ने यह काम बांग्लादेश में शुरू भी कर दिया है, मगर इसके रिजल्ट्स आने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। तब तक पाकिस्तान की सिकाई जारी रहेगी। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, देश के अंदर लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा बदला जा रहा डेमोग्राफिक षड्यंत्र अब बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक इलाके जिसका नाम गुलशन कॉलोनी है, इस कॉलोनी में ज्यादातर लोग मेडिकल वीजा लेकर आए थे, लेकिन वो वहीं बस गए। गुलशन कॉलोनी को अवैध घुसपैठियों का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां से कई राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी हो रही हैं। सूत्रों ने बताया कि इस गुलशन कॉलोनी में लगभग 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए रहते हैं, जबकि वहां की वोटर लिस्ट में मात्र 4000 ही रजिस्टर्ड हैं। यह संख्या रीजनल डेटा और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है, जो इस इलाके में अवैध घुसपैठियों की भारी उपस्थिति को दर्शाती है। अब सोचिए हमारा देश किस किस तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहा है और क्या इस देश की डेमोक्रेसी पर किसी और का अधिकार होता जा रहा है। शेख हसीना के साथ ये सब होना सिर्फ एक इशारा है, इसके आगे का षड्यंत्र क्या है ये बहुत ही गहरा है। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी शेयर करिएगा कि क्या आपको शक है कि आपके अगल बगल के इलाकों में भी कुछ लोग हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो वो कौन सा इलाका है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। जी बिल्कुल जी, इतिहास अगर देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है जो बांग्लादेश में होने जा रहा है। अगर शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो वो बांग्लादेश के मोहसिन थे, बांग्लादेश के रहनुमा थे जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया था। जब उनके साथ इस तरह का काम हो सकता है तो उनकी बेटी जो शेख हसीना वाजिद है उनके साथ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई हैरानगी की बात नहीं है। शेख हसीना वाजिद जो है उसके कुछ पॉइंट मद्देनजर रखे गए हैं यहाँ पर, जिसकी बिना पर उसको फांसी की सजा दी गई है। उसमें ये है कि जिस तरह से आंदोलन को उन्होंने रोकने की प्रयास किया है वो सरासर गलत होता है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम ये ऑर्डर दिए थे कि जो भी जितने भी उनके पास हथियार हैं उन सब का इस्तेमाल करके आंदोलन जो है उनको रोका जाए, जिसमें ड्रोन्स आते हैं, जिसमें भारी फायरिंग करवा के उन्होंने जो है वो बहुत सारे स्टूडेंटों की हत्या भी करवाई है। 1400 स्टूडेंटों की हत्या हुई, 14,000
और 25,000 से जायद जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, तो इतना बड़ा क्राइम जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज तो नहीं किया जा सकता। शेख हसीना वाजेद जो है उनका तरीकाकार गलत था, लेकिन उनकी नीयत अपने देश के हक में ठीक थी। क्योंकि अगर पॉइंट पीछे देखे जाए तो भाई अमेरिका ने जिस तरह से जोर डाला था शेख हसीना वाजेद के ऊपर कि अगर वो एयरबेस देने के लिए एग्री हो जाती हैं तो उनका तख्ता जो है वो पलट नहीं होगा। अगर वो एयरबेस नहीं देने के लिए तैयार होती तो फिर उनकी जो उनके पास जो देश है, उनके पास जो सत्ता है उसको खतरा है और उनका तख्ता जो है वो पलटा जा सकता है। इन चीजों की नापरवाह करते हुए शेख हसीना वाजेद जो है उन्होंने खुला इनकार किया यूएसए को। और यूएसए को जो भी इनकार करता है भाई उसका एंड यही होता है। अगर ईरान का आप देख लें, जितने भी मुखलस लीडर वहां पे मौजूद थे जो अपने अवाम के बारे में सोचते थे, जब उनको हटाने का प्रयास किया यूएसए ने तो किस तरह से उनको हटाया और किस तरह उनको मौत के घाट उतारा। ये तो पुरानी पॉलिसियां जो हैं वो यूएसए की नजर आती हैं। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये सारे का सारा प्लान जो है वो यूएसए का ही है। यहाँ पे शेख हसीना वाजेद जो है जिस तरह से उनके खिलाफ पॉइंट पेश किए गए, उनके खिलाफ पूरी तरह से प्लान किया गया उनको फांसी पे लटकाने के लिए, और सत्ता तो उनकी गई लेकिन साथ उनकी जिंदगी जो है अब वो भी खतरे में है। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी उनका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि पॉइंट ही इस तरह के मेंशन किए गए हैं जिसमें सरकार भी और उसके बाद जितने भी वहाँ के नागरिक हैं वो भी यही चाहते हैं कि शेख हसीना वाजेद जो है उसको फांसी होनी चाहिए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला तो ले लिया है और अवामी पार्टी जो उनकी पार्टी है उसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। उनका कोई भी नागरिक जो है वो इलेक्शन लड़ने की स्थिति में नहीं है। शेख हसीना वाजेद जो है अगर वो बात मान लेती यूएसए की तो आज उसकी ये स्थिति ना होती, लेकिन उसने तो अपने देश की बेहतरी के लिए किया था। आगे जिस तरह से सीआईए जो है उन्होंने अपना काम किया और खुफिया एजेंसी जो अमेरिका की थी जिस तरह से उन्होंने आंदोलन करवाने की एक सूरत इख्तियार की और पीछे लोगों को भड़काया और भड़काकर जो स्टूडेंट्स युवा लोग जो हैं उनके ज़हन जो है उनको ब्रेन वॉश करके सड़कों के ऊपर लेकर आए और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ आंदोलन होना शुरू हो गए थे। तो शेख हसीना वाजिद जो है जी इसमें वो रोकने में नाकाम तो हुई है, लेकिन तरीकाकार जो उसने अपनाया था वो सरासर गलत था। अब जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं उस आंदोलन को लेकर वो भी अवाम का हक है। कहा यह जाता है कि 30% जो कोटा दिया जाता था वो उन लोगों को दिया जाता था जिनके आबाओ अजदाद जो हैं जो शहीद हुए या जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं ऐसे लोगों को, तो उनके बच्चों तक ये चीज रहती तो। फ्रीडम फाइटर थे वो। हाँ, फ्रीडम जब फाइटर। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था ना, उस वक्त मुक्ति बानी के जो जिस सब मतलब जो मुक्ति बानी में लोग थे जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने बांग्लादेश को अलग किया, उनके बच्चों को या उनको जो है वो मिल रही थी, उनके या बच्चों तक जिनके साथ ज्यादती हुई जिस महिलाओं के साथ उनको मिल रही थी उनके नौकरी। बच्चों तक रहता तो ठीक था, लेकिन आगे जो तीसरी जनरेशन है उस तक भी चलता चला जा रहा था, तो ये गलत है। क्योंकि उनके बच्चों तक तो उनका हक बनता है कि उनको वो मिलना चाहिए था, लेकिन आगे जो है वो सिलसिला एक कायम रखना ये सरासर आवाम के साथ ज्यादती थी। अब जो मेरिट के ऊपर वैकेंसियां रखी गई थी वो सिर्फ 20% रखी गई थी, और 20% जो मेरिट है वो आवाम इतनी मेहनत करे, इतना पढ़े लिखे, तो उसमें से सिर्फ 20% जो मेरिट के ऊपर आएंगे तो ये सरासर ज्यादती थी। उसमें अब 5% अगर अदालत ने किया तो इतना बनता है, ये ठीक है। 5-10% अगर कोटा रखती हैं तो वो ठीक है, लेकिन शेख हसीना वाजिद अगर कोटा कम कर लेती और अवाम के जो मुतालिबात थे उनको मान लेती तो मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज होने के चांसेस थे। लेकिन शेख हसीना वाजिद जो है जी जिस तरह से आंदोलन को उन्होंने डंडे के जोर पर रोकने की कोशिश की, आज देख ले कि फिर उसका परिणाम जो है उनको भोगना पड़ेगा। जी, बिल्कुल जी। और उस वक़्त भी कहा था कि जब ये आंदोलन हो रहे थे, तो उस वक़्त भी ये सारी न्यूज़ आई थी कि जी इतना परसेंट जो है वो कोटा सिर्फ़ मेरिट पे होगा। तो हमने उस वक़्त भी कहा था ये ज़्यादती है, मेरिट वालों से ज़्यादती है, जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादती है। ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर थे 1971 में उनको नौकरियाँ मिली उस वक़्त, ठीक है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने हिस्सा डाला अपना बांग्लादेश बनाने में, तो आगे उनकी औलाद को मिल गई, वो भी ठीक है। लेकिन उससे आगे अब यही सिलसिला जारी रहेगा तो जो मेहनत करने वाले हैं वो तो फिर पीछे रह जाएँगे, फिर कोई भी मेहनत नहीं करेगा।
फिर तो इस तरह ज्यादती होगी उनके साथ, जो कि मेहनत करके ऊपर आए, तो मेरिट में सिर्फ 20%, मतलब 10 में से सिर्फ 2 नौकरियां जो हैं वो उनकी होंगी। 8 नौकरियां जो हैं वो बगैर मेहनत किए भी ले सकते हैं, ज्यादा मेहनत ना की हो, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो वो ले ले। तो ये तो फिर उन लोगों के साथ ज्यादती है जो ज्यादा मतलब मेहनत करेंगे, उस तालीम पे जोर देंगे, तो उनके साथ ज्यादती थी। तो ये तो हमने उस वक़्त भी कहा था, और जब स्टूडेंट निकले थे तो हमने कहा था ठीक है, हम ज़ाहिर है इनको सही कहते हैं जो निकले हैं। बाकी हसीना वाजिद अपने मुल्क के लिए अच्छा किया, उसमें कोई शक नहीं है जी। अपने मुल्क को आगे लेके गई, मुल्क में तरक्की की, जो राह है उसको खोला, ये बात बिल्कुल ठीक है। और लेकिन आते ही पहले बैन हो चुका था ये कोटा सिस्टम जो है, तो लेकिन जब हसीना वाजिद की फिर दोबारा हुकूमत आई, क्योंकि उसी वक़्त लोगों ने चुना भी उसी को ही था ना, तो उसकी हुकूमत आई तो फिर उसने फिर से चेंज कर दिया, फिर से वही 30% और 40%, 10%, 20% सिर्फ मेरिट दूसरा रह गया। तो वो उसने ज़्यादती कर दी और लोगों को गुस्सा आ गया, और लोग स्टूडेंट जो हैं बाहर निकल आए कि हमें मेहनत करने की फिर क्या ज़रूरत है, अगर मेरिट सिस्टम ही इतना कम दिया जाएगा तो मेरिट पे नौकरी ही नहीं मिलेगी, ये कोटे वाले ले जाएंगे। तो इसलिए वो स्टूडेंट निकले बाहर, और उन्होंने ये कहा कि ये सिस्टम ख़त्म करें। अब वहाँ पे सिस्टम ख़त्म कर देते हैं आराम सुकून से। हसीना वाजिद जो है वो दिमाग से खेलती, और ठीक है, एक तरफ उसको प्रेशर पता भी था, प्रेशर था अमेरिका का, कि उसने जगह माँगी लेकिन नहीं दी, तो वो अब काम ख़राब करेगा। हसीना वाजिद ने वो नहीं सोचा कि वो भी काम ख़राब कर सकता है अमेरिका भी इसमें। तो इसलिए जो है वो किसी तरीके से हैंडल करती। कहती ठीक है जी, मैं कोटा वापस लेती हूँ और आप सब वापस जाएँ घर। बात खत्म हो जाती, लेकिन उसने ज़ोर आज़माना शुरू कर दिया कि ज़ोर के ज़रिए मैं दबा दूँगी। उसने वही काम शुरू कर दिया, पुलिस के थ्रू जो है वो मरवाया। अब कितने स्टूडेंट उस वक़्त मरे, फिर स्टूडेंट में ज अब कोटे को भूल के लोग स्टूडेंट मरने पे जो है वो निकल आए बाहर। तो स्टूडेंट जब मरने पे बाहर निकले तो फिर उन्होंने तख्ता-पलट कर दिया। फिर उसके बाद 5% कर भी दिया था कि ठीक है जी कर, लेकिन वो ज़ाहिर है कि गुस्सा भर चुका था कि स्टूडेंट का, ऊपर से अमेरिका ने भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा लिया और हुकूमत को जो है वो गिरा दिया, और हुकूमत सीना वाजिद जो है भाग गई फिर। तो अब जो है वो कोटा सिस्टम जो है ज़ाहिर है ख़त्म किया हुआ है, थोड़ा सही है अभी। ठीक है 5-10%, 20% तक रहता ना, 20% जैसे मेरिट था ना, वैसे ही 20% खाली ये कोटा रख लेते, 80% मेरिट रख लेते, तब भी जो है वो जायज़ है। ठीक है, क्योंकि उनको भी चले मिलता रहे, इससे लाभ में उठाते रहें, तो बाकी मेरिट पे भी आते रहें, तो सिस्टम जो है वो इक्वल रहता। लेकिन 20% सिर्फ मेरिट पे देना ये जो है वो ये नाइंसाफ़ी थी, और 14,000 स्टूडेंट का मरना, 25,000 का ज़ख्मी होना, उस रिलेटेड जो है वो सारा केस बना अब हसीना वाजिद पे, और उसको फांसी की सज़ा दी गई। 1400 नहीं था? 1400 था कि 14,000 था? 1400 ही है, मैंने 1400 तो था सुना है। मेरे ख्याल में। 1000 1400 से और ऊपर उन्होंने 2500। फिगर बताई है ना, मतलब 1400 जो फिगर अच्छा, मुझे नजर आ रही थी, मेरे ख्याल में 1400 थी। 1400। चले हाँ, 1400 था या 14,000 था, एक बंदा भी, एक स्टूडेंट भी मरे तो भाई उसकी जो है वो जान तो प्यारी है ना। अब पाकिस्तान में भी कितने मरे हैं मुख्तलिफ ये धरनों में या कुछ भी ऐसी जगहों पे। अब ज़ाहिर है उनका जवाबदेह वही होता है जो कि हुकूमत पे बैठा हुआ है, जो ऑर्डर दे रहा है। तो उस वक़्त हसीना वाजिद थी ऑर्डर देने वाली, अब उस पे केस चले हैं तो साबित हुआ, चले 1400 ही मान लेते हैं। 1400 भी जानें जो हैं वो कम नहीं है, तो 1400 जानों का तो फिर हिसाब तो देना पड़ेगा। तो वो उन्होंने जो है वो अब फांसी की सज़ा जो है सुना दी। चलें ठीक है, वो बांग्लादेश का अपना इंटरनल मामला है, उसमें जो है वो नहीं आते, और वो पार्टी जो है वो उसको बैन लगा हुआ है। अब लेकिन वहाँ पे इलेक्शन हो जाने चाहिए अब। अब खाली ये है कि मोहम्मद यूनुसवा जो है वो सीट पकड़ के बैठा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। अब इलेक्शन होने चाहिए, अगर दूसरी जमातें हैं उनको इलेक्शन लड़ने चाहिए, अवाम को जो है वोट डालना चाहिए, और अवाम चुन के लेके आए किसी को, जिसको भी लेके आए। तो ये होना चाहिए अब। तो वो जो बैठा हुआ है आके निगरान हुकूमत में, वो ख़त्म होना चाहिए। और इंडिया में अब वो कह रहे हैं कि इंडिया में भी जो है वो ये चीज़ें जो है बढ़ रही हैं अब, कि वहाँ पे इल्लीगल बंगाली जो है वो बहुत है, बांग्लादेशी। तो उनको ज़ाहिर है वो भी इंडिया का पर्सनल इंटरनल मामला है। इंडिया अगर निकालना चाहता है इल्लीगल लोगों को, बांग्लादेशियों को, तो निकाल सकता है भाई, वो इंडिया की अपनी एक समझ लें कि मर्ज़ी है। उनको निकालना चाहे तो निकाल सकता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बाहर के किसी भी कंट्री को कि वो क्यों निकाल रहा है। भाई बांग्लादेश वाले इल्लीगल अगर इंडिया में आए हुए हैं तो वो हक रखता है इंडिया के उनको निकाल सकता है। तो वो उनको निकाल के अपने वो
जो उनका बांग्लादेश मुल्क है उधर भेज दे। या तो हो ना कि उनके पास मुल्क नहीं है जी, तब भी वो कहे उनके पास मुल्क है अपना तो वहाँ पे भेजे भेज सकता है इंडिया। तो इंडिया के हालात भी जो है वो बता रहे थे कि ये ना हो कि डेमोक्रेसी चेंज हो जाए, लेकिन इंडिया जो है वो निकाल देगा और वो इंडिया का हक है। बहरहाल जी, सिक्योरिटी कंसर्न अगर होता है तो वो चीज़ तो भारत जो है उस चीज़ को देखेगा। वो तो बाद में फैसला आएगा, लेकिन हसीना वाजिद के ऊपर इस वक्त जो है वो क्या लें कि फांसी की सज़ा जो है वो सुना दी गई और अवाम वहाँ पे खुश भी है, जो नारे लगा रही थी। स्टार्टिंग में क्लिप भी देखी। कुछ लोग जो है इन क्लिप को मिसयूज़ करते हैं, कहते हैं कि उनके लिए निकली है अवाम और उनको सपोर्ट कर रही है। तो उन्होंने एक किस्म का जो है क्लिप, ऑडियो क्लिप जो है वो चलाया और उसमें वो यही कह रहे हैं बंगाली लैंग्वेज में कि उसको फांसी दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो तो चलो हो गया, वो ज़ीना वाजिद ने ज़्यादती की, जुल्म किया। हमने पहले भी बहुत दफ़ा जो है वीडियो आई है बांग्लादेश के ऊपर, तो यही बोला है कि यार जुल्म ज़्यादती हुई है उन लोगों के साथ और उनका निकलना बनता था, आपका हक देना बनता था। आपने उस टाइम पे दिया नहीं और ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उनको बिठाने की, समझाने की कोशिश की और जब ये चीज़ नहीं हुई तो भाई आपने फायरिंग खोली और उतने लोगों को मारा। तो भाई एक कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है और आप ऊपर बैठे हुए हैं फ़ैसला करने के लिए, लोगों को रोकने के लिए कि लोग गलत काम ना करें, गलत साइड पे ना जाएँ, कत्लो-गारत ना हो, ऐसा माहौल पैदा ना हो और आप खुद जो है हुकूमत में बैठे हुए ऊपर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो भाई देना तो पड़ता है आपको, ठीक है, जो आपने बोया वो काटना पड़ेगा। तो फाइनली वो सज़ा जो है वो सुना दी गई, लेकिन अभी भी जो है बांग्लादेश का मौक़िफ़ मेरे ख़्याल में पूरा नहीं हुआ। मुझे कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आ रहा उनमें कि जो इन सारी चीज़ों से हट कर, मतलब जो नेगेटिविटी है बांग्लादेश में ऑलरेडी पाई जाती थी या इस मरने के बाद लोगों के ये धरने होने के बाद, शेख हसीना को निकालने के बाद जो चेंज आना था, वो चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो मैं तो यही देख रहा था कि यार वो निकला है, वो निकली है, उनको निकाल दिया ज़बरदस्ती, अभी उनको फांसी की सज़ा भी सुना दी। लेकिन चेंज कहाँ है? कोई ऐसा बंदा आया जिसने होल्ड किया और वो बांग्लादेश को जो है दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़ा करे और दोबारा जो है कोशिश करे, रिश्ते जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ख़ासकर इंडिया के साथ वो बहाल करे और आगे लेके जाए। वो नज़र नहीं आ रहा। वो एक बैठा हुआ है नमूना और वो किसके इशारों पे नाच रहा है, एवरीवन नो दैट कि वो अमेरिका है। तो भाई वो बाइडेन जो है उसका था बिल क्लिंटन का था। तो मतलब कि उनके ताल्लुकात जो हैं ये यूनस्वा के, उनके साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर है, उनका पपेट है ये। तो जब तक ये बैठा रहेगा तो फ़ैसले जो है उनकी मर्ज़ी से होंगे और वो इन्वॉल्व रहेंगे और यही चीज़ होती रहेगी रिजीम चेंज और लेकिन अगर अवाम अभी भी प्रेशर डालती है कि हमने उनको उतार दिया है, उन्होंने नेपोटिज़्म का खेल खेला है, तो हमने उनको उतार दिया है, तो आप भी उतरें और या इलेक्शन जो है प्रॉपर वे में करवाएँ और हम अपनी मर्ज़ी का बंदा जो है वो चूज़ करके अवामी बंदा वहाँ पे खड़ा करें, तभी सिचुएशन जो है वो हैंडल होगी। ये एक पॉइंट था बीच में कि यार ये चीज़ क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि सारा मामला तो नज़र आ रहा है, आप वो वहाँ से निकाला, उनको फांसी हुई, ये तो क्लियर आउट नज़र आ रही है चीज़। वो उनके बच्चे जो हैं वो इधर-उधर हो गए, जिनको सहूलतें थी बहुत ज़्यादा, अब वो कहाँ पे हैं, किधर है, उनका कोई पता नहीं है, ज़िक्र भी नहीं किया गया वीडियो में। तो लेकिन अब ये देखने लायक होगा कि हो सकता है क्योंकि उनकी जो है कह लें कि औलाद जो है अभी है और मे भी हो सकता है वो आने वाले वक़्त में सियासत में आना चाहे वहाँ पे। तो ये भी चीज़ देखने लायक होगी। ये आने वाले वक़्त में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी गद्दी-नशीन बने हुए हैं। पाकिस्तान में भी सेम सिनेरियो, सेम सिस्टम चल रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही सेम टू सेम बनने वाला है दोनों हवाले से, सियासी हवाले से भी और क्या लें क्या तो पपेट जो है। क्योंकि जिस तरह हुकूमतें चेंज होती हैं एकदम से और दूसरे को लेट डाउन कर दिया जाता है, मुझे क्यों निकाला और फिर नारे आते हैं। इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में सुनने को आती हैं, तो हमें पता था कि पीछे हाथ किसका है, क्या चल रहा है, क्यों ये जो है इक़्तिदार से उतारा गया, हटाया गया। यहाँ पे भी बांग्लादेश में सेम टू सेम ही है, लेकिन थोड़ा-सा चेंज अभी आया है क्योंकि वो चेंज यूनस्वा की वजह से है और यूनुस ऊपर बैठा हुआ है, उनका वो अपना पपेट है। अभी वो फ़िलवक़्त हिला नहीं रहे उसको, इधर-उधर नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि चलता है तो चलाओ इसको, इलेक्शन देखा जाएगा। वो अपनी साख मज़बूत करने के चक्कर में है कि मैं थोड़ा बहुत होल्ड कर लूँ और जब इलेक्शन हो तो अवाम मुझे ही चूज़ करे। अब नोबडी नोज़ बांग्लादेशी अवाम की सोच उस तरह की है या नहीं,
उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है, वो इसको क्या लें कि इस तरह सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो पता नहीं है। बहरहाल ये खबर थी, बड़ी हाइप हुई पड़ी है पूरी दुनिया में कि शेख हसीना को जो है वो फांसी की सज़ा सुना दी गई है। बांग्लादेशी खुश हैं। अब ये कुछ अरसे बाद कह लें पता चलेगा कि असल रिज़ल्ट क्या है और क्या सिचुएशन है। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।